जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट 17th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। हम ऑलरेडी जॉन डन को डिस्कस कर चुके हैं एज अ पोइट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी जो पर्सनालिटी का एक पार्ट है एज अ राइटर वो है मेटाफिजिकल पोइट। कि मेटाफिजिकल पोइट ये कैसे हैं, इन्होंने अपनी पोइट्री, इनकी मेटाफिजिकल पोइट्री कैसी है, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, जॉन डन की पोइट्री के अलावा एक सिंपल जो टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्री, अगर इसको हम लोग डिस्कस करें, इसका बैकग्राउंड को हम डिस्कस करें, तो जिसको हम लोग मैरिनोइज्म, गोनगोरिज्म या फिर मेटाफिजिसिज्म, ये सारे जो वर्ड्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए, ये मर्ज हुई थी 17th सेंचुरी में। और जब ये इमर्ज हुई थी तो ये इमर्ज इसलिए हुई थी क्योंकि ये रिवॉल्ट था किसके अगेंस्ट? कॉन्टेम्प्रेरी फैशंस ऑफ पोइट्री। कि जिस तरह से पोइट्री मेटाफिजिकल पोइट्री से पहले 17th सेंचुरी से पहले जो पोइट्री लिखी जा रही थी, ये उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट था, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था। कैसा रिएक्शन था? ये इंटेलेक्चुअलाइज्ड रिएक्शन था। मीन्स कि जो उस टाइम पे रिलीजियस स्पिरिट था इंग्लैंड के अंदर, जो उस टाइम पे रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता था, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज्ड एक रिवॉल्ट था। साथ ही साथ इन्होंने रिवॉल्ट किया था जो रेनेसांस की जो सॉफ्टनेस थी उसके खिलाफ, स्मूथनेस के खिलाफ, और जो स्वीट एक्सप्रेशन था उसके अगेंस्ट। यानी कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो टोटली जो पिछली एजेस है उससे चेंज्ड है। साथ ही साथ जो रेनेसांस की जो पोइट्री थी उससे भी ये टोटली डिफरेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन था किसके अगेंस्ट? जो आइडलाइज्ड पेट्रार्चन, प्लेटोनिक एंड आर्केडियन स्टाइल थे उनके अगेंस्ट भी था। मेटाफिजिकल पोइट्री का एक अपना स्टाइल उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने अपनी एक न्यू स्टाइल से जो है वो पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया। साथ ही साथ जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ये रिवील क्या करती है, यहाँ पे जॉन डन की जो पोइट्री है वो क्या रिवील करती है? यूनियन ऑफ माइंड एंड सोल, साथ ही साथ ऑफ थॉट एंड इमोशन। कि माइंड और सोल का यूनियन शो करवाती है जो मेटाफिजिकल पोइट्री है। साथ ही साथ इमोशनल और जो थॉट्स हैं हमारी, उनको एक ये यूनाइट करती है एक फॉर्म के अंदर। साथ ही साथ अगर हम लोग मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करें तो ये इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जो कि हमारी अप्रोच में ना हो, फिलोसफिकल हो, उस चीज़ को कहा जाता है। अब करते हैं जॉन डन की बात। अगर जॉन डन की बात करें कि उनकी मेटाफिजिकल पोइट्री किस तरह से थी या फिर वो खुद कैसे मेटाफिजिकल पोइट थे, तो डाउडन जो है वो इनको कहते हैं कि द फाउंडर ऑफ फर्स्ट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। डाउडन ने डन को कहा है कि वो फर्स्ट फाउंडर ऑफ पोइट्री हैं, मेटाफिजिकल जो स्कूल ऑफ एक पोइट्री है उसके। अगर हम लोग मेटाफिजिकल जो एक टर्म है इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें एक स्ट्रिक्ट फिलोसफिकल सेंस में, यानी कि हम कहेंगे अगर एक मेटाफिजिकल जो पोइट्री होती है वो हाईली कोई फिलोसफिकल पोइट्री होती है, अगर उस सेंस में करें तो डन हमें जो है वो मेटाफिजिकल पोइट जो है वो नज़र नहीं आते। क्योंकि डन का जो स्टाइल है उसमें कोई कोहेरेंट सिस्टम ऑफ फिलोसफी नहीं है उनके स्टाइल में। साथ ही साथ उनका जो मेन कंसर्न है वो पोइट्री के अंदर फीलिंग है, थॉट के अलावा। मीन्स के वो थॉट्स पे कम फोकस करते हैं, फीलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो पोइट्री का सेंट्रल थीम है जॉन डन की, वो उनके इंटेंस जो पर्सनल मूड्स हैं वो है एज अ लवर, एज अ फ्रेंड एंड एनालिस्ट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंसेस। इन चीज़ों पे जो है वो, इन थीम्स पे जो है वो उनकी पोइट्री जो है वो बेस्ड करती है। मगर हम लोग अगर मेटाफिजिकल पोइट्री को किसी स्पेसिफिक स्टाइल में बताएं, इनके एक फ़िलोसफिकल उसके व्यू के अलावा कि मेटाफिजिकल पोइट्री फ़िलोसफिकल तो होती है, तो उसमें हम डन को नहीं रख सकते उस कैटेगरी में। बट अगर हम लोग डन को एज अ डिस्कस करेंगे, मेटाफिजिकल को लेंगे, ये कोई स्पेसिफिक स्टाइल है, तो उस हवाले से फिर क्या है कि इनकी फ़िलोसफी नहीं है अगर मेटाफिजिकल पोइट्री, तो डन जो हैं वो लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स कहलाते हैं स्टाइल में। क्योंकि डन का जो स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है,
डन ने अगर फ़िलासफ़ी अपनी नहीं दी या फिर फ़िलासफ़िकल उनके आइडियाज़ नहीं थे, फ़िलासफ़िकल उनकी पोइट्री नहीं थी, बट उनका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डन्स मेटाफिज़िकल पोइट्री। डन की जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है ओरिजिनलिटी। डन ने जितने भी पोएम्स लिखी हैं उन वो ओरिजिनल होने के साथ साथ उनके जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो तो ओरिजिनल हैं ही हैं उनकी पोएम्स के, बट उनका जो डिक्शन है वो भी ओरिजिनल है। जैसे कि दी फ्ली जो इन्होंने पोएम इनकी है वो बिल्कुल एक ओरिजिनलिटी की एक एग्जाम्पल है। देन जो सेकंड इनकी करेक्टरिस्टिक्स है डन्स की पोइट्री में, फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। हम इनकी पोइट्री को ये भी कह सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि डन ने जब भी अपनी पोइम्स को लिखा उन्होंने इस तरह से उन्होंने लिखा कि इन्होंने थॉट्स और जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको एक दूसरे के अंदर मर्ज किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इनकी पोइट्री में कोलेक्वलिज्म। इन्होंने कोलेक्वल लैंग्वेज का यूज़ किया, मीन्स कि इन्होंने डायरेक्ट और कॉमन फ्रेजेस को यूज़ किया अपने रीडर्स को स्टार्टल करने के लिए। साथ ही साथ फोर्थ नंबर पे इनकी करेक्टरिस्टिक्स है मेटाफिजिकल कॉन्सीट। मेटाफिजिकल कॉन्सीट जो कि सिर्फ जॉन डन ने ही पोइट्री के अंदर यूज़ की है। उसके बाद विट विट के हवाले से जॉन डन की पोएम्स को देखें तो वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इन्होंने विट का यूज़ किया, और इनकी जो जॉन डन की जो पोएम है उनको मोनार्च ऑफ विट कंसीडर किया जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। देन ब्रेविटी है। ब्रेविटी मतलब कि जॉन डन की पोएम्स ऐसी हैं कि वो एक सिंगल सेंटेंस में या फिर फ्यू वर्ड्स में, कुछ अल्फाजों में ही वो बहुत कुछ कह जाते हैं, यानी कि एक सिंगल लाइन में भी एक बहुत डीप मीनिंग होता है जॉन डन की पोइट्री में। और ऑब्सक्योरिटी भी है इनकी पोइट्री में। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑब्सक्योरिटी इस तरह से है कि उनकी कुछ पोइम्स या फिर उनकी जो पोइट्री है कुछ ऐसी ऑब्सक्योर है और एम्बिगुअस है कि जो कॉमन रीडर होता है वो अगर फर्स्ट टाइम किसी भी उनकी पोइट्री को पढ़ रहा है तो वो सिंगल लाइन को भी पढ़ रहा है ना उनकी, तो वो उसका मीनिंग जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा या फिर उसका जो मीनिंग है उसको ग्रैस्प नहीं कर सकेगा, क्योंकि इनकी जो पोइट्री है कुछ हद तक डिफ़िकल्ट इस हवाले से है कि उनका एम्बिगुअस मीनिंग है। अब हमें जैसे लव और डिवाइन पोएम्स हैं उनमें कभी कभी डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद प्लेटोनिक लव है इनकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। प्लेटोनिक लव मीन्स के ये स्पिरिचुअल एंटिटी पे बिलीव करते थे, लव को एज अ लस्ट जो है वो नहीं लेते थे। जैसे कि इनकी पोएम है कैनोनाइजेशन, वो इनकी बेस्ट एग्जांपल है इसकी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी लव पोएम्स और डिवाइन पोएम्स। लव पोएम्स के कुछ नेम्स देख लेते हैं और साथ ही साथ कुछ जो हम इनकी डिवाइन पोएम्स हैं उनके भी हम नेम्स देख लेते हैं, ताकि एटलीस्ट हमें उनकी लव पोएम्स और जो डिवाइन पोएम्स हैं उनमें डिफरेंस करना आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी लव पोएम्स के बारे में बात करते हैं। द गुड मोरो, ये इनकी फर्स्ट जो लव पोएम है। उसके बाद है द सनराइजिंग, लवर्स इनफिनिटनेस, दी एनिवर्सरी, ये कुछ इनकी लव पोएम्स हैं। जैसे कि दी रेलिक, दी फ्ली, दी एक्सपायरेशन, ये सारी इनकी लव पोएम्स में आती हैं। उसके बाद इनकी डिवाइन पोएम्स में आती है होली सोनेट, थो हेस्ट मेड मी डिके, होली सोनेट। उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन, होली सोनेट दैट बी नॉट प्राउड थी। ये कुछ इनकी डिवाइन पोएम्स हैं। हम इनकी डिवाइन पोएम्स और लव पोएम्स का भी डिफरेंस करेंगे कि लव पोएम्स किस तरह से डिफरेंस हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है डिवाइन पोएम्स का और इनकी जो लव पोइट्री है उसका। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा हमारा लेक्चर। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।